Hello, welcome back to my YouTube channel DNA. Today we are going to discuss about coronaviruses. So, coronaviruses जो है वो बिलोंग करते हैं कोरोनाविरिडे फैमिली से और प्राइमरली ये जो वायरसेस है वो ह्यूमन पैथोजेंस नहीं हैं, ये केवल डिजीज कोज करते हैं इन बर्ड्स एंड पिग्स. बट इट इज hypothesized on the basis of available data कि ये वायरसेस रिसेंटली जो है म्यूटेड हुए हैं, इनमें म्यूटेशन हुआ है और इनमें एबिलिटी डेवलप हो गई है टू इन्फेक्ट द ह्यूमन आल्सो. यहाँ पे कोरोना वायरसेस को अपने दो ग्रुप में डिवाइड किया है. जो ह्यूमन कोरोना वायरसेस है जो ह्यूमन में डिजीज कोज करते हैं. मैमलियन वायरस को अपन ने रखा है ग्रुप फर्स्ट के अंदर. जो एवियन वायरसेस है जो बर्ड से आए हैं उनको रखा है अपन ने सेकेंड ग्रुप में. ये वायरसेस जो है क्लासिफाई किया है अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ जो हेलोलाइक स्ट्रक्चर है इसकी, जो अपीयरेंस है इसकी, एनवेलप का जो ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई होती है उसके बेसिस पे, और साथ में इसके रेप्लिकेशन के जो फीचर्स हैं उनके बेसिस पे. इस डिजीज का जो इनिशियल आउटब्रेक है कोरोना का वो हुआ था 2002 में, जिसको अपन बोलते हैं सार्स कोरोना वायरस फर्स्ट. इसके अलावा जो है 2012 के अंदर मर्स वायरस भी आया था जो भी कोरोना वायरसेस के जो ग्रुप है उसी से बिलोंग करता है. इसके बाद 2009 में रिसेंटली जो है कोरोना वायरस का जो है आउटब्रेक हुआ है, ये होता है सार्स कोरोना वायरस सेकंड के कारण. और यहाँ पे ये डिजीज कोज करता है कोविड-19, दैट इज कोरोना वायरस डिजीज 19, क्योंकि 2019 के अंदर इसका आउटब्रेक हुआ था. बात कर लेते हैं अपन जिसका रिसेंटली अभी आउटब्रेक हुआ है कोरोना वायरस सेकंड के बारे में. तो जो नोवल कोरोना वायरस है ये प्लियोमॉर्फिक होता है. नोवल मीन्स ये नया स्ट्रेन आया है, इसकी स्ट्रक्चर में पहले से कुछ चेंज है, इसलिए अपन बोलते हैं इसको नोवल मीन्स न्यू कोरोना वायरस, न्यू स्ट्रेन यहाँ पे इसने डेवलप की है. ये प्लियोमॉर्फिक होता है मतलब एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी शेप साइज चेंज कर सकता है, मॉर्फोलॉजी को चेंज कर सकता है. सो इट इज प्लियोमॉर्फिक. इसकी एनवेलप जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई होती है और यहाँ पे इसकी साइज है 120 से लेके 160 नैनोमीटर. यहाँ पे इसमें जो जेनेटिकल मटेरियल है वो होता है आरएनए जीनोम और वो होता है हेलिकल सिमेट्री के अंदर. तो इट कंटेन्स सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल आरएनए जीनोम. यहाँ पे इसकी जो स्पाइक्स निकली हुई रहती है आउटर सरफेस पे, तो उनकी शेप होती है पेटल शेप. पेटल मीन्स लीफ, जो एक ओवल शेप लीफ है अपन उसको बोलते हैं पेटल. तो पेटल शेप के जो है स्पाइक्स इसके आउटर सरफेस के ऊपर निकले हुए रहते हैं. These spikes functions as fusion protein. ये फ्यूजन प्रोटीन की तरह काम करते हैं होस्ट सेल से जुड़ने के लिए. यहाँ पे होस्ट सेल से जो फ्यूजन होता है, जो जुड़ती है वायरल सेल, तो उसमें हेल्प करती है, ये फ्यूजन प्रोटीन की तरह काम करती है जो ये स्पाइक्स है. कोरोना वायरसेस जिनके अंदर ह्यूमन कोरोना वायरसेस भी इंक्लूड है, उनके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन होती है एक, जिसके कारण होता है हीमोग्लूटिनेशन. ये ब्लड का कोगुलेशन कोज करते हैं, हीमोग्लूटिनेशन कोज करते हैं और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इसकी जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं. यहाँ पे इसके अंदर अगर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की बात करें अपन, तो इसके अंदर 4 टाइप्स की स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है. जिसके अंदर सबसे पहले बात करें तो स्पाइक प्रोटीन, दैट इज एस प्रोटीन, जो इसके स्पाइक्स में प्रेजेंट होती है. देन एनवेलप प्रोटीन, ई प्रोटीन जो है इससे इसकी एनवेलप का फॉर्मेशन होता है. मेम्ब्रेन प्रोटीन जो इसकी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, एम प्रोटीन. एंड इसके अलावा जो है इसका न्यूक्लिक प्रोटीन जो है वो यहाँ पे इसके कोर के अंदर प्रेजेंट होता है. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की. तो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो है दे हैव फेस्टिडियस ग्रोथ रिक्वायरमेंट, मतलब इनकी जो ग्रोथ रिक्वायरमेंट है वो स्पेशल होती है. जनरल जो ग्रोथ मीडियाज है उनके अंदर ये ग्रो नहीं करते हैं और इसके लिए जो है इसके रेप्लिकेशन के लिए मोस्टली जो सेल डेराइव्ड फॉर्म है वो रिक्वायर्ड होती है.
जैसे कि एक नेचुरल होस्ट है उसकी सेल हो सकती है, या उससे क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज है उनकी सेल अपन जो है इसकी ग्रोथ के लिए ले सकते हैं, कल्चर के लिए ले सकते हैं। आर्टिफिशियल मीडियाज में ये ग्रोथ नहीं करेगा, इसकी स्पेशल ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स होती है। साथ में इनको अपन कल्चर कर सकते हैं ह्यूमन जो ट्रेकियल टिश्यूज हैं, इसके अलावा माउस एम्ब्रियो अपन यूज कर सकते हैं इसकी ग्रोथ के लिए। साथ में फिटल कैट सेल भी यूज कर सकते हैं, और प्रोसीन सेल्स भी अपन इसकी कल्चर तैयार करने के लिए, इसकी ग्रोथ करवाने के लिए यूज कर सकते हैं। प्रोसीन मीन्स जो पिग सेल्स होती है। नेक्स्ट रेसिस्टेंस की अगर बात करें तो ये 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के अंदर जो है ये 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथ में ये सरवाइव कर सकते हैं फीसेज और यूरिन में। अगर अपन इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो 1 से 2 दिन के लिए ये इजीली सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें डिसइंफेक्टेंट्स की, तो जो कॉमनली यूज्ड जो डिसइंफेक्टेंट है, जो अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट्स हैं, वो इसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। सो दिस इज रेसिस्टेंस। नेक्स्ट बात करें इसकी पैथोजेनेसिस की, तो जो प्राइमरली रूट है ट्रांसमिशन का वो है थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो है बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, एंड इट इज स्प्रेड बाय एरोजोल एंड लार्ज ड्रॉपलेट्स। एरोजोल रूट के द्वारा रेस्पिरेटरी रूट से जो है दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है, और साथ में ये जो है लार्ज ड्रॉपलेट्स, जैसे स्नीजिंग के ड्यूरिंग जो है ड्रॉपलेट्स स्प्रेड होंगे, उनके अंदर वायरस जो है दूसरे पर्सन तक जा सकता है, उसके अंदर इन्फेक्शन कोज कर सकता है। साथ में बात करें अपन जो है ये कोज करता है डीजेनरेटिव चेंजेस। जो एपिथेलियल सरफेस है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, उसके अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस कोज करते हैं, जिसकी वजह से होगा जो सीलियरी फंक्शंस है, जो इसकी एपिथेलियल सरफेस है, उनका लॉस हो जाएगा इस डीजेनरेशन के कारण एपिथेलियम के। इनिशियली जो है ये वायरस जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ही रहता है, वहां पे ही ग्रो करता है, इन्फेक्शन कोज करता है, लेकिन जैसे इनकी नंबर बढ़ेगी ये ग्रो करेगा, लेटर ऑन इट मे ग्रो टू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी ग्रोथ करता है, और वहां पे भी ये डीजेनरेशन स्टार्ट करता है, जो एल्वियोलाइज हैं उनमें भी। ये जो वायरस है वो जनरली रेस्पिरेटरी इन्वेजिवनेस ही रखता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ही कोज करता है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर देखा गया है कि रेयरली ये जो है न्यूरो इन्वेजिवनेस भी रखता है। इसके अंदर ये जो है नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है। साथ में जो है जीआईटी से रिलेटेड सिम्टम्स भी यहाँ पे देखे गए हैं। जीआईटी के अंदर भी जो है इसकी इन्वेजिवनेस है, लेकिन वो थोड़ी रेयरली है, मोस्ट कॉमनली है ओनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट इसकी पैथोजेनेसिस है, उसको थोड़ा सा अपन डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली चीज जो है ये ड्रॉपलेट या एरोजोल रूट से जो है किसी पर्सन में ट्रांसमिट होता है, तो ट्रांसमिट होगा तो ये जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, और वहां पे जाने के बाद जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग है, वहां पे जो सेल्स प्रेजेंट है, जो होस्ट सेल है, उनके सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ACE2 रिसेप्टर्स जिनको अपन बोलते हैं, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टू रिसेप्टर्स। वहां पे जो है ये वायरस अपने जो स्पाइक प्रोटीन है, जो स्पाइक्स हैं, उनकी हेल्प से उस ACE2 जो रिसेप्टर साइट है वहां पे जाके होस्ट सेल से बाइंड हो जाता है, और बाइंड होने के बाद अपना जो मटेरियल है सेलुलर, उसको यहाँ पे इस होस्ट सेल के अंदर जो है रिलीज कर देता है, और होस्ट सेल के अंदर रिलीज करने के बाद ये वायरस स्टार्ट करता है यहाँ पे होस्ट का जो राइबोसोम है उससे बाइंड होना। जनरली वायरसेस जो है वो होस्ट सेल के डीएनए से, उसके न्यूक्लियस से जो है बाइंड होते हैं, न्यूक्लियस में इंटीग्रेट होते हैं, लेकिन कोरोना वायरस जो है इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट राइबोसोम से जो है बाइंड होता है सेल में एंटर होने के बाद। इसके बाद जो है राइबोसोम से एंटर होने के बाद स्टार्ट करता है ये ट्रांसलेशन, जिसके अंदर ये अपने जो जेनेटिकल मटेरियल है, इसका आरएनए जीनोम है, इसका जो है इलोंगेशन करता है, इसकी ग्रोथ यहाँ पे होती है, दैट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के थ्रू जो है
इस जो वायरस आरएनए है इसकी होती है ग्रोथ। इसके ग्रोथ होने के बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन, जिसमें इस वायरस की जो है जो आरएनए जीनोम है इसकी कॉपीज जो आइडेंटिकल कॉपीज है उनका फॉर्मेशन होता है थ्रू द रेप्लिकेशन, आरएनए रेप्लिकेशन के द्वारा। और इस ट्रांसलेशन के ड्यूरिंग जो है इसकी एनवेलप प्रोटीन है उनका भी डेवलपमेंट हो चुका होता है। देन इसके बाद जो है यहाँ पे ये जो कॉपीज है जो आरएनए कॉपीज है इनके चारों तरफ असेंबलिंग होती है जो इसकी एनवेलप प्रोटीन्स जो होती है उनके द्वारा। तो इस तरह से जो है एक नए वायरस पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। इसकी एनवेलप जो है कवरिंग्स है उनका यहाँ पे फॉर्मेशन होने के बाद में ये नया वायरस पार्टिकल इस सेल से रिलीज हो जाता है और नई सेल में इंफेक्शन कॉज करता है। सिम्टम्स की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इसके अंदर काफी कॉमन है, जिसको अपन कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दैट इज सार्स। ये तो प्राइमरली जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही कॉज करता है, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन कई बार एंट्रिक इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी देखे गए हैं, जो कि ओकेजनली जो है केवल मोस्टली जो इन्फेंट्स है उनके अंदर ही देखने को मिलता है। एंट्रिक इन्वेजिवनेस या जिसको अपन बोलेंगे कि जीआईटी इन्फेक्शंस यहाँ पे कॉज करेगा केवल इन्फेंट्स के अंदर। यहाँ पे अपन बात करें कि न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स की, तो न्यूरोलॉजिकल जो सिंड्रोम्स है, जो सिम्टम्स है वो काफ़ी रेयर है। एज ए कॉम्प्लिकेशंस जो है कुछ केसेस के अंदर यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स भी देखने को मिलते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं लेकिन थोड़े रेयर हैं। सिम्टम्स की बात करें तो अपन एडल्ट और चाइल्ड के अंदर देखें तो ये काफ़ी वेरी करते हैं, इनकी जो सीवियरिटी है और इसकी फ्रीक्वेंसी में भी अलग अलग सिम्टम्स देखे गए हैं अगर अपन कंपेयर करें चाइल्ड या एडल्ट्स को। देन इसके सिम्टम्स की बात करें तो जो जनरल सिम्टम्स है वो होंगे यहाँ पे नेजल डिस्चार्ज हो सकता है, ड्राई कफ हो सकती है, इसके अलावा टायर्डनेस फील करेगा पर्सन, साथ में हेडेक और चिल्स भी अपीयर होंगे, सोर थ्रोट हो सकता है, फीवर होगी और यहाँ पे लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर अपन इन न्यूरो इन्वेजिवनेस या एंट्रिक सिम्टम्स को छोड़ते हैं तो ये कुछ जनरल सिम्टम्स अपन जो है मोस्ट ऑफ केसेस में देख सकते हैं। बाकी जो है न्यूरोलॉजिकल जो सिंड्रोम्स है वो अकर हो सकते हैं और एंट्रिक सिम्टम्स भी कॉज हो सकते हैं, दैट इज नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, सो दीज आर। लेकिन यहाँ पे ये अगर इसका इन्वेजिवनेस है वो जीआईटी के अंदर हो तो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। तो सबसे पहली चीज जो है इसके स्पेसिमेन अपन ले सकते हैं एज ए रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस या फिर स्टूल भी अपन एज ए स्पेसिमेन ले सकते हैं इसके डायग्नोसिस के लिए। सबसे पहली चीज जो है वायरस आइसोलेशन की आती है। तो वायरस को जो है इन स्पेसिमेन से जो है अपन आइसोलेट करके फाइंड आउट करके भी इसका कंफर्मेशन कर सकते हैं। वायरस आइसोलेशन जो है जरूरी है। इसके अलावा अपन यूज कर सकते हैं काफी कॉमनली जो रिसेंटली यूज हो रहा है, दैट इज आरटीपीसीआर टेस्ट, जिसके अंदर अपन जो है वायरल जो आरएनए है उसको डिटेक्ट करते हैं। और आरटीपीसीआर दैट इज रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये टेस्ट अपन यूज करते हैं वायरस का जो आरएनए है इसका उसको डिटेक्ट करने के लिए और इसका कंफर्मेशन करने के लिए। ये काफी वाइडली यूज हो रहा है रिसेंटली कोरोना वायरस के डायग्नोसिस के लिए। देन इसके अलावा अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी जो है यूज कर सकते हैं। जो टूल स्पेसिमेन अपन ने लिया है उसके लिए काफी यूजफुल है कि अपन उसको जो है माइक्रोस्कोपिकली वायरस को डिटेक्ट करें कि इसका जो है एंट्रिक इन्वेजिवनेस भी है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट अपन यूज कर सकते हैं जिसके अंदर एंटीबॉडी टेस्टिंग करते हैं। इस वायरस से जो है जो रेस्पॉन्स के अंदर एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुआ है उसका कंफर्मेशन करके अपन वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे अपन जो है सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर वायरस को न्यूट्रलाइज करने वाली एंटीबॉडीज अगर प्रेजेंट है दैट मीन्स वायरस इज प्रेजेंट। ये इसका डायग्नोसिस हो गया सीरोलॉजिकली। सीरोलॉजिकल जो है इसका एक स्ट्रेन है 229E,
जो वायरस का टाइप है, सीरोलॉजिकल टाइप है इसका, उसके अंदर अपन जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट भी। हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ये जो वायरस है इसके एंटीजन बाइंड हो जाते हैं रेड ब्लड सेल से भी, आरबीसी से भी। इसकी वजह से बॉडी उस आरबीसी को, जिससे जो है वायरस एंटीजन बाइंड हो चुका है, उसको एक एंटीजन की तरह लेती है और उसकी वजह से यहाँ पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन होती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, यहाँ पे जो सीरोलॉजिकल रिएक्शन है वो अकर होती है। तो इस तरह से अपन जो है इसके लैब डायग्नोसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे कोई भी प्रूवन ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट कोई भी नॉन ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। और अगर इसकी वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। जनरली रिसेंटली जो है अपन इसके केवल प्रिवेंशंस की बात कर सकते हैं। तो प्रिवेंशंस के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें जो अपन यहाँ पे करेंगे वो है हैंड वॉशिंग कर सकते हैं विद सोप एंड वाटर, ये जो है फ्रीक्वेंटली करनी चाहिए। इसके अलावा अवॉइड टचिंग आईज, नोज, माउथ, और जो अनवांटेड जो टचिंग है उससे बचना चाहिए क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो ये इजीली स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन। इसके अलावा अपन जो है क्लोज कांटेक्ट भी अवॉइड करेंगे। जब भी जो है एक हाई रिस्क एरिया हो या कोई जो है सिक पर्सन है उससे क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करेंगे क्योंकि लार्ज ड्रॉपलेट है उनके द्वारा ये दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। साथ में माउथ और नोज को कवर करना ड्यूरिंग स्नीजिंग, कफिंग, क्योंकि ये वायरस जो है ड्रॉपलेट्स के थ्रू दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। और स्नीजिंग, कफिंग, इसके बाद जो है हैंड वॉशिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है प्रिवेंटिव मेजर्स जो जनरली अपन देखते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, मास्क वगैरह यूज़ करना और ये क्लोज कॉन्टेक्ट से बचना, और यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, और अगर सोप एंड वाटर अवेलेबल नहीं हो तो अपन जो है अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर्स है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वही इफेक्टिव है, इसका कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं। और वैक्सीन डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें तो ये अभी ट्रायल्स के अंदर चल रहा है और काफ़ी डिफिकल्ट होता है वैक्सीन डेवलपमेंट। ये इस तरह से अपन वैक्सीन प्रिपेयर नहीं कर सकते कि कुछ मंथ में अपन जो है वैक्सीन प्रिपेयर करें और वैक्सीन यहाँ पे अपन उस पर्सन्स को जो है यहाँ पे इम्यूनिटी के लिए अपन दे सके। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो वैक्सीन डेवलपमेंट के अंदर सबसे बड़ा इश्यू है कि पहली चीज वायरस की जो मॉर्फोलॉजिकली एक उसका स्ट्रक्चर है उसको डिकोड करना, और साथ में वैक्सीन जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना कि कौन सी वैक्सीन यहाँ पे इफेक्टिव होगी, यहाँ पे क्या लाइव वैक्सीन इफेक्टिव होगी या एटीन्यूएटेड वैक्सीन यहाँ पे इफेक्टिव होगी या किल्ड वैक्सीन यहाँ पे इफेक्टिव होगी। इसके अलावा जो है या अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पे क्या वायरल जो एंटीजन है, एंटीजेनिक जो प्रोटीन्स है उसको यूज कर सकते हैं। तो काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो उसमें से कौन सा इफेक्टिव रहेगा, और इसके लिए अपन को जो है सबसे पहली चीज जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एनिमल के ऊपर वैक्सीन को टेस्ट करते हैं। अगर एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स के ऊपर अपन ने वैक्सीन ट्रायल किया है और वो सक्सेसफुल है, उनमें स्टिमुलेट कर पा रहा है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन, तो यहाँ पे जो है अपन सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ह्यूमन ट्रायल्स के ऊपर आते हैं। तो एक स्मॉल ग्रुप अपन लेते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट्स काफी कम होंगे जिनके ऊपर अपन जो है एक वैक्सीन ट्रायल स्टार्ट करेंगे। अगर उनके अंदर इफेक्टिव रहता है तो उसके बाद अपन जो है एक लार्ज ग्रुप के ऊपर अपन इसके ट्रायल्स करते हैं, और काफी टाइम तक जो है इसके साइड इफेक्ट्स को भी स्टडी करना जरूरी है। क्योंकि काफी सारे वैक्सीन डेवलपमेंट में पहले भी ऐसा हुआ है कि जो काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस है वो अकर हुए हैं वैक्सीन के कारण। तो इतनी जल्दी अपन वैक्सीन को नहीं दे सकते, उससे पहले कि अपन जो है इसके साइड इफेक्ट्स अपन प्रॉपर्ली स्टडी करें कि कौन कौन से साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं या आ रहे हैं इस पर्टिकुलर वैक्सीन के द्वारा, और उस वैक्सीन की कितनी क्वांटिटी जो है वहां पे इफेक्टिव इम्यूनिटी यहाँ पे प्रोड्यूस कर पा रही है, स्टिमुलेशन कर पा रही है, कितनी उसकी डोज जो है वो परफेक्ट रहेगी। तो काफी सारा यहाँ पे एक वर्क रहेगा। इसकी वजह से वैक्सीन डेवलपमेंट जो है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। जैसा कि जो इबोला वायरस है उसके वैक्सीन डेवलपमेंट में ही जो है 16 साल तक लग गए थे। तो कई सालों की रिसर्च के बाद जो है एक अप्रूवल जो है
प्रॉपर एक वैक्सीन डेवलपमेंट, एक इफेक्टिव वैक्सीन बनाना पॉसिबल होता है। सो वैक्सीन डेवलपमेंट इज ऑल्सो ए कॉम्प्लिकेटेड वर्क। सो यहाँ पे जो है लगभग 6 टीम्स जो है काफ़ी इसके क्लोज है, काफ़ी इन्होंने वर्क किया है, लेकिन अभी तक कोई फाइनली वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाई है। और ट्रीटमेंट यहाँ पे एंटीवायरल ड्रग्स अपन यूज कर रहे हैं, लेकिन एक प्रूवन इफेक्टिव ट्रीटमेंट अभी भी अवेलेबल नहीं है।